नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बड़े ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और यह मुद्दा इसलिए बना क्योंकि दो घटनाएं इस वक्त जो स्थिति मिडिल ईस्ट की बनी हुई है उसके बाद पूरा मीडिया जो है वो उसी में लगा हुआ है। तो कुछ ऐसी खबरें हो जाती है जो हमारे या तो ध्यान में नहीं आती या फिर छूट जाती है। तो पूरा प्रयास रहता है कि हम ऐसी ही घटनाओं पर चर्चा करें। पिछले कुछ वीडियो जो हमने कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की जो इकाई थी उसको लेकर हमने बात की। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कपिल सिब्बल और हामिद अंसारी, भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, उनकी मुलाकात का, उन्होंने जो बातचीत की उसका। और दूसरी खबर है राजस्थान से। राजस्थान से जो खबर है वो राज्यसभा से जुड़ी हुई है क्योंकि जून महीने में राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने वाली है। और तीनों सीटों का गणित अगर हम देखें तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में साफ तौर से दिखाई देती है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में। अब सवाल यह है कि उस 1 सीट से किसको राज्यसभा में भेजा जाए। अब जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी ने तय किया है या नहीं किया वो कांग्रेस पार्टी ने तय करना है। लेकिन इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जो अलायंस है उसके अध्यक्ष मोहसिन राशिद, जो टोंक के रहने वाले हैं राजस्थान के, उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में और भी जो मुस्लिम जो जिसको हम कहें कि जो संगठन है उनका भी जिक्र किया गया है और एक मांग रखी गई है। और वो मांग यह है कि शर्जील इमाम उसको राज्यसभा में भेजा जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो उमर खालिद और शर्जील इमाम, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी इस पर चुप क्यों है। यह आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी ही क्यों, इन संगठनों ने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों लिखा। और ऐसे में दूसरी तरफ हामिद अंसारी और कपिल सिब्बल ये बात करते हैं, बच्चा कहकर बोलते हैं उमर खालिद को और शर्जील इमाम को। तो पहले तो हम इस बच्चा पॉलिटिक्स पे आते हैं, जिसको हम धर्म कहें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत होगा। एक मजहब जो बच्चों को सिखाता ही यही है या उसको यह ट्रेन करें कि जिहाद क्या होता है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि आपको बम फोड़ना है बड़े होने के बाद। अब इसमें अनपढ़ कैटेगरी भी है और पढ़े लिखे भी है। पढ़े लिखे अल्लाह फला यूनिवर्सिटी आपने देखा कि डॉक्टर लोग जो है वो किस तरीके से क्या कर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि एक जिसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है आतंकवादी कौम का, क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है और यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, हमें वो सेकुलरता की जो है वो जन्म गुट्टी पिलाई जाती है कि आप उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। तो जब भी कोई आतंकवादी इस देश में बम फोड़ता है, किसी की हत्या करता है, तो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन हर आतंकवादी उसी मजहब से होता है, यह साफ तौर से जो है वो दिख जाता है। तो ये शर्जील इमाम और उमर खालिद जो बच्चे थे 2020 के दंगों में ये शामिल थे, मुख्य आरोपी है, 5-6 साल से वो जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी है। तो जमानत याचिका का खारिज होने का मतलब है कि कुछ तो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा जो इन लोगों को जमानत नहीं दे रहा है। तो कपिल सिब्बल, पहले हम कपिल सिब्बल पे आ जाएं। तो कपिल सिब्बल जितने भी जो जिसको हम कहें कि दानवाधिकार, मैं मानवाधिकार का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो मानवता को बचाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उस संगठन का नाम है मानवाधिकार आयोग। लेकिन आज तक इस मानवाधिकार आयोग ने कितने ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास किया। मानवाधिकार आयोग खड़ा हो जाता है आतंकवादियों के लिए, यह खड़ा हो जाता है अलगाववादियों के लिए।
अब आप सोचकर देखिए, आप इसको मानवाधिकार कहोगे या दानवाधिकार कहोगे। और उन सब मामलों में एक चीज जो कॉमन निकल कर आती है, वो कॉमन निकल कर ये आती है कि उनका वकील कपिल सिब्बल होता है। चाहे वो इस देश से धारा 370 का हटकर जम्मू कश्मीर को भारत में जो है वो पूर्णतया विलय कर देना, ये जो शब्द है वो हम यूज कर सकते हैं। राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, तो सवाल ये उठता है कि कपिल सिब्बल ही क्यों। और फिर आता है हामिद अंसारी, एक ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये अंसारी उससे आता है, तो मुख्तार अंसारी फैमिली आपको पता ही होगा। और आईएसआई के जो कनेक्शन, अभी आपने अगर धुरंधर 2 मूवी देखी है, तो साफ तौर से इस वक्त जो है वो भारत में सिलेंडर के बजाय लग ऐसे रहा है जैसे बर्नौल की कमी आ गई हो, आग लगी हुई है। एक जिसको हम कहें कि कौम विशेष में कुछ पार्टियों में जो इनको संरक्षण देती है, तो ये उसी जो है वो बैकग्राउंड से आते हैं। आरोप क्या है इनके ऊपर, वो सबको पता है कि किस तरीके से भारत के जो खुफिया एजेंसी के एजेंट थे उनको चुन चुनकर मारा गया। तो सवाल उठता था कि 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों की लिस्ट जो है वो किसने सार्वजनिक की। तो आप समझ सकते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को 2 बार के लिए उपराष्ट्रपति बनाया जाए और वो ये कहे कि ये देश में जो है वो असुरक्षा का माहौल है, जो पूरे दिन सिक्योरिटी के घेरे के अंदर हो, जिनके मकान की सुरक्षा के लिए बाहर जो है वो पुलिसकर्मी बैठे हो, और वो व्यक्ति ये कहे कि यहां मैं असुरक्षित हूं, तो आप उसको क्या कहोगे? उसको आप या तो मानसिक विक्षिप्त कहोगे या मानसिक तौर पर दिवालियापन कहोगे। और ये जो है वो सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों की आंखों में देखने के बजाय योगी आदित्यनाथ का जो फॉर्मूला है उसमें काम करना चाहिए कि पहले जो है वो इनकी टांगों में गोली मारी जाए और उसके बाद में इनसे जो है वो बाद, या हम कहें कि बातचीत का जो रास्ता है उसके बाद में अख्तियार करें। इससे ज्यादा इन लोगों का इलाज नहीं है। 5-6 साल हो गए, जो लोग जो है वो चिकन नेक को काटने की बात करते थे, तो ये तो सीधे तौर पर बांग्लादेश या तो फिर पाकिस्तान उसी की भाषा बोल रहे हैं। तो आखिर इन लोगों से इतनी हमदर्दी क्यों? और फिर सवाल ये उठता है कि ये लोग जब मर्जी कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल क्यों करते हैं और कांग्रेस पार्टी ब्लैकमेल क्यों हो जाती है? तो जरा हम इतिहास के पन्नों में आते हैं। मुस्लिम लीग को आजादी की जो लड़ाई थी उसमें शामिल किसने किया? महात्मा गांधी ने, क्योंकि महात्मा गांधी को यह लगता था कि स्वराज हिंद के साथ में जब तक खिलाफत जो पार्टी है, शौकत अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग जो है वो शामिल नहीं होंगे, तब तक देश को आजादी नहीं मिलेगी। तो अगर उस वक्त महात्मा गांधी से कोई ये बैठकर ये पूछता कि 1857 का जो विद्रोह हुआ जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी और मजबूर कर दिया कांग्रेस पार्टी का गठन करने के लिए 1885 में, तो उसमें कौन सी मुस्लिम लीग जो है वो शामिल थी? वो तो सीधे तौर पर एक साधु सन्यासियों का पूरी तरीके से जो है वो एक विद्रोह था। और उसी विद्रोह से, अगर आपने आनंद मठ पढ़ी है, तो जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो बुक है जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है, आपको वो पढ़ना चाहिए। जब आप वो इसके इतिहास में जाओगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। और उस सन्यासियों के, साधुओं का जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी की गठन किया गया, एक मीडिएटर की भूमिका हो ताकि इस विद्रोह को दबाया जाए। तो ये तो है उसका एक हिस्सा। अब आते हैं मुस्लिम लीग ने कौन सा बलिदान दिया इस देश की आजादी के लिए, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आप उनको किस तरीके से देखते हो? फिर आपने शामिल किए, तो आपने शामिल नहीं किया अंग्रेजों की एक चाल जिसके आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोहरा बने हुए थे, और वो ये था कि अगर मुसलमान और हिंदू एक जगह आएंगे तो ये आपस में ही जो है वो विवादों में घिरे रहेंगे और आपस में एक दूसरे को राजी करने में लगे रहेंगे, जो 1947 तक चलता रहा। और उसका हश्र ये हुआ कि देश के 2 टुकड़े हो गए, देश का विभाजन हो गया। तो 1947 में कौन सी कहानी हुई वो पूरे देश को पता है, और उसके लिए जिम्मेवार कौन था? तो कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास है। और उसके बाद में मुस्लिम तुष्टीकरण। तो मुस्लिम तुष्टीकरण में आज जो ये 2 लोग बैठकर बच्चों की बात करते हैं, उनसे आंख में आंख डालकर या आंख मिलाकर बात करने की बात कर रहे हैं, तो इनको यह पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जब वो प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री कैसे बने हम उसमें एडविना के चैप्टर में नहीं जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद में अब्दुल्ला परिवार से
नजदीकियों की वजह से किस तरीके से हिंदू शासक को जम्मू कश्मीर से भागने के लिए, विस्थापित होने के लिए मजबूर किया गया। और आगे जाकर 1989-90 में वही परिवार जब सत्ता में आता है तो हिंदुओं को मस्जिदों से ऐलान किया जाता है। ये बच्चों वाले काम तो नहीं हो सकते। और कभी हामिद अंसारी या कपिल सिब्बल के लिए जिन हिंदुओं को विस्थापित किया गया, जो विस्थापित होके आज जो है वो विस्थापित कश्मीरी पंडित जिनको बोला जाता है, उनके लिए कभी एक वाक्य आपने बोलते हुए सुना? तो उसकी आवाज जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने और कौन से पाप किए? तो पहला आपने देखा कि इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया मौलाना आजाद को, और उसने बड़ी ही चालाकी के साथ में अकबर द ग्रेट जो है वो हमें पढ़ाया, और 1700 से लेकर 1750 तक का जो इतिहास था उसको छुपा दिया गया, जो मुगलों की नाकामी से भरा पड़ा है। आप उठाकर देखिए कि इनके साथ क्या हुआ, इनका अंत जो है वो पतन कैसे हुआ इस देश में जो शासक रहे। और फिर उसके बाद में अल्पसंख्यक मोर्चा बना, इसके अलावा वक्फ बोर्ड बना, वो सबने देखा, लेकिन उसी मौलाना आजाद को जिताने के लिए, लोकसभा में लाने के लिए बिशन चंद्र सेठ और उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत जीती हुई सीट को जो है वो हरा दिया जाता है और मौलाना आजाद को संसद में लेकर आ जाते हैं। तो ये पाप भी किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी इसी मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते और बड़े बड़े अगर आप कारनामे देखोगे तो बहरुल इस्लाम जिसकी दुहाई, या आप देखो कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये दोनों लोग बैठकर, और जो मुस्लिम जो अलायंस है उनकी अगर आप चिट्ठी में लिखोगे तो कॉमन चीज जो है वो, और एक साथ उधर से चिट्ठी आना और एक साथ इन दोनों का इंटरव्यू होना और उसमें लोकतंत्र की दुहाई देना। तो इस देश में लोकतंत्र की हत्या किसने की सबसे ज्यादा बार? कांग्रेस पार्टी ने, जिस पार्टी के ये लोग जो है वो नेता रहे या उसके रहमो कर्मों पर भारत में बड़े पदों पर आसीन हुए। ये बात करते हैं संवैधानिक मूल्यों की। तो संवैधानिक मूल्य उस वक्त कहां चला जाता है जब राज्यसभा के एक सांसद को आपको पता होगा कि उसको आसाम भेज दिया जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि क्यों भेजा जाता है, और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उसको पता चलता है कि उसको गुवाहाटी का हाईकोर्ट का जज बना दिया गया है 1972 में। उसके बाद में चीफ जस्टिस बन जाता है गुवाहाटी हाईकोर्ट का। 1980 में रिटायरमेंट के बाद में सर्वोच्च न्यायालय भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद में एक दौर चलता है जिसमें इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के मामलों को रद्द करवा लिया जाता है, और साथ में जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला था, उसमें एक फैसला आता है और उसके अगले ही दिन उस व्यक्ति को वापस जो है वो राज्यसभा में लेकर आया जाता है। तब संवैधानिक मूल्य जो है वो इस देश के बिल्कुल सही थे, उन पे कोई खतरा नहीं था। और फिर उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अल्पसंख्यकों के नाम पर 2009 में राइट टू एजुकेशन में क्या किया गया, और वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर जो 1995 और 2013 में दी गई, आज उससे स्थिति यह बन गई कि यहां के जो लोग थे वो अपनी ही संपत्ति के लिए ऐसे अतिक्रमणकारी, अलगाववादी और आतंकवादियों से, जिसको हम कहें कि लड़ने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो इन सबके पीछे कांग्रेस, तो इन लोगों को भी पता है कि कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में है। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि वो लगातार जो है वो सत्ता के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे लोगों से ब्लैकमेल होती रही है। अब ये जो समय है 2014 से बाद का, जिसमें एक जागृति, लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं, ऐसे समय में अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, और क्या कांग्रेस पार्टी ये रिस्क लेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वो सभी लोग जो है वो पसंद आते हैं जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, फिर चाहे वो कन्हैया कुमार हो या फिर जेएनयू की पौध, या हम कहें कि जेएनयू से निकला हुआ कोई दूसरा नेता हो, शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो। तो एक ना एक दिन कांग्रेस पार्टी से इनको टिकट मिल जाता है, यह भी इस देश की सच्चाई है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को भी यह सोचना पड़ेगा कि इस ब्लैकमेलिंग से कांग्रेस पार्टी कहां थी और कहां वो पहुंच गई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।